वेलकम ऑल टू प्रोजेस फाउंडेशन। दिस इज़ आवर एनसीईआरटी सीरीज़ और हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक सेशन इसमें कर चुके हैं और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और दिस इज़ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है इसके बारे में हमने एक लेक्चर पिछले सेशन में किया था और आपको एक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था दैट व्हाट एंशिएंट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट। नाउ लेट अस बिगिन। Once more, I just want to brief you about what we have done in the last session. So, the civilization, Indus Valley civilization की अगर हम बात करें तो no doubt जब इंडियन हिस्ट्री की बात आती है, इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत की बात आती है तो दिस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हम उसको बर्थ मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो सवाल है, मेंस में कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन बाय चांस आ जाता है, वैसे मेंस में इतना इनका फोकस नहीं है यूपीएससी में, बट द क्वेश्चन इज ऑफ ओरिजिन। हम ये तो मानते हैं कि हाँ इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो लोग थे जो यहाँ पे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे थे ये आए कहाँ से। तो ये एक ओरिजिन पे क्वेश्चन बना हुआ है हमेशा कि एंड इट इज़ वन ऑफ दैट फैसेट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली इटसेल्फ जो इसका जवाब हमें आज भी नहीं मिला है। सो हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने डेट्स कल भी लास्ट सेशन में भी देखी थी कि किस तरीके से एक हमने क्लासिफिकेशन दिया था विच इज़ इन द नेक्स्ट स्लाइड आई बिलीव, यस। और 1920s में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, लेटर विच केम टू बी नोन एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया, एक्सकवेशन शुरू किया और इनिशियली दो मेजर सिटीज़ जो हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा, इनको ढूंढा इन लोगों ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। एंड ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डेट है 1924 में जॉन मार्शल जो थे, जो उस वक्त डीजी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, उन्होंने फाइनली एक अनाउंस किया कि हमने दुनिया में एक नई चीज़ की, एक नई सभ्यता की, एक नई सिविलाइजेशन की जो है वो हमने खोज की है। एंड दैट केम टू बी नोन एज, क्योंकि ये जो दोनों, मैंने आपको कल भी बताया था इन दोनों शहरों के बारे में कि ये जो दोनों हैं ये इंडस वैली या इंडस रिवर के किनारे थे, इंडस रिवर सिस्टम एज अ होल उसके किनारे थे। हेंस दिस केम टू बी नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं आपको कल बताया था लास्ट सेशन में कि हमने इसको तीन फेजेस में, ये देखिए तीन फेजेस में हमने इंडस वैली को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिवाइड किया। अर्ली हड़प्पन फेज दैट इज फ्रॉम 3300 टू 2600 BC, the mature Harappan phase from 2600 to 1900 BC, and the late Harappan phase from 1900 to 1300 BC. ये एक रफ टाइम स्पैन है। कल जब हम बात कर रहे थे सिविलाइजेशन की तो उसको हमने तीन एस्पेक्ट्स की बात की थी। एक है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक है लार्जर एरिया और तीसरा था यूनिफॉर्मिटी। जब ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा हम उसी को कहेंगे कि दिस इज़ अ सिविलाइजेशन। हम यहाँ पे देखते हैं जैसे ये मैच्योर फेज में, मैच्योर फेज का रेफरेंस इसलिए लिया क्योंकि ये एक मैक्सिमम एक्सटेंट को दिखाता है अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ से आप देखिए ये होल, अगर मैं अभी इसको इस तरीके से मार्क करूँ लाइक दिस, तो इंडस वैली का या जो अभी तक हमें जितने एविडेंसेस, अगर आप एक्चुअली छोटी बड़ी सारी साइट्स मिलाएंगे तो कुछ 1500 प्लस ऐसी साइट्स हैं जो कि इंडस वैली के टाइम की हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं। एंड इफ यू विल सी दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप यहाँ से देखिए, दिस इज़ योर मांडा की हमने कल बात की थी अबाउट द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ दैट। राखीगढ़ी, आई एम जस्ट मार्किंग इंपॉर्टेंट सेंटर। अब क्या होगा जब ये मार्क हो जाएगा मैप में, अगर एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सतलज,
के किनारे, अरावी नदी के किनारे हरप्पा। देन हियर इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस मोहनजोदारो। देन धोलावीरा रन ऑफ कच्छ, लोथल, देखिए यहीं से सी डॉकयार्ड जो है उसका, सोख्ता गेंदौर बिल्कुल जो ईस्टर्न लिमिट थी। देन दिस इज एंड दिस एक हमने एग्जाम्पल दिया, एक हमने बात की थी शौर्तुगाई की, जो कि एक तरीके से आगे चल के हम देखेंगे कैसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बना। तो ये यहाँ तक। अब इशू ये है कि क्या, अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस वैली के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अनसर्टेन है। सवाल ये है कि क्या यही इंडस सिविलाइजेशन था, क्या यही इतना ही हड़प्पन सिविलाइजेशन था, क्या इसके बाहर नहीं हो सकता? उसकी पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, मतलब वी कांट से। सो एक अनसर्टेनिटी अभी भी है। लेकिन जितना हमें ये बालाकोट, अमरीकोट डिजी, ये चन्हुदारो, ये जितने हमें साइट्स मिले ये फाइनल नहीं है। हो सकता है कि इस रीजन में इस तरफ या इस तरफ कहीं पर भी, इधर मिलने के चांसेस कम हैं क्योंकि ये दिस आर द फ्लड प्लेन्स, दिस आर द पेरेनियल फ्लड प्लेन्स इन दिस रीजन, इन द गैंजेटिक प्लेन्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हमें कुछ ज़्यादा एविडेंस मिले, क्योंकि जब फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो पेरेनियल रिवर्स होती हैं, गंगा और जो कॉन्टीन्यूस सेल डिपोजिशन कर रही है, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। बट हियर यू कैन सी दैट दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली, दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और डिमार्केशन मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, इट विल हेल्प यू आउट। This black line that I have drawn here, sorry, this black line that I have drawn here, this is your international border, this is our international border between India and Pakistan। तो आप देख सकते हैं कौन सा, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा आज के टाइम पे इंडिया में है, कौन सा आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। और इनमें एक चीज़ और आप ध्यान देखेंगे कि जितना बड़ा सेंटर है, लाइक मोहनजोदारो है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, तो ये जितना बड़ा सेंटर है, उन्होंने इस मैप को बनाते वक्त आई थिंक ये भी ध्यान रखा है कि कौन सी साइट कितनी बड़ी है। दिस यू कैन सी हियर। सो दिस वाज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द मैच्योर फेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। The early Harappan phase means जो इस टाइम पीरियड पे आया, the early Harappan phase is something which is related to the Ghaggar Hakra valley, इसीलिए उसे हकरा फेज भी कहा जाता है, उसे हकरा फेज भी कहा जाता है। एंड इफ वी सी, क्योंकि अब हमने यहाँ एक एलिमेंट पढ़ा कि किसी भी सिविलाइजेशन को हम उसको जब तक उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, हम उसको सिविलाइजेशन के होने का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यूनिफॉर्मिटी है। तो ये यूनिफॉर्मिटी आपको यहाँ दिखती है दैट द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडस स्क्रिप्ट डेट्स बैक टू 300 BCE। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडस civilization or Indus script dates back to dates back to 3000 BCE. Now these are the important points that you have to remember while जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये important points हैं और ये important इसलिए भी हैं क्योंकि UPSC इन्हीं तरीके के सवालों को जो है वो पूछता है। This phase, so this phase means the early phase. It is characterized by a centralized authority. It is characterized by a centralized authority and an increasing quality of urban life. तो अगर हम अर्बन लाइफ की बात करें, if I draw a graph, ये थोड़ा सा, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 3 फेजेस हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट फेज, दिस इज़ योर सेकेंड फेज, दिस इज़ योर थर्ड फेज। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडस वैली कम्प्लीटली डिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पे रूरल एलिमेंट जो है वो ज़्यादा दिखने लगता है। कंपैरिजन अगर आप देखें, ये मैच्योर फेज, ये ऑलरेडी हमने ये वाला मैप देखा है, लेकिन अगर आप देखें कि लेट फेज में ये वाला जो टाइम पीरियड है 1900 to 1300 BCE का,
यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ये, दिस इज द सिमेट्री एज कल्चर, दिस इज द झूकर कल्चर, एंड दिस वन, लेट्स से लाइक दिस इज योर रंगपुर कल्चर। मतलब वो जो अर्बनाइजेशन था जो हमें मैच्योर फेज में दिखा, वो यहाँ आके डिक्लाइन होता है। और आप देखिए कितना एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है मैच्योर हड़प्पन, मैच्योर सिविलाइजेशन, मैच्योर फेज में और लेट फेज में। यहाँ पे जो मेजर सेंटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इतने नहीं बचते हैं, और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये हम आगे चल के देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि क्या ऐसा और कैरेक्टर था दैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी वो थी उनके ट्रेड नेटवर्क्स। हमको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले, हमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स मिले। फॉर एग्जांपल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बेबीलोनिया की तरफ और सेंट्रल एशिया की तरफ बहुत सारी ऐसी सील्स हमें मिलती हैं जो कि हड़प्पन कल्चर की हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन की है। मींस क्योंकि ये कंटेम्प्ररी थे और इनके बीच किसी न किसी तरीके का ट्रेड रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता था। एक एग्जांपल ये मिलता है। बहुत सारे ऐसे मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं। अब इशू क्या हो गया कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उनमें जो कॉन्टिन्यूटी थी वो बनी रही। कॉन्टिन्यूटी इन द सेंस कि उनका जो ट्रांजिशन था फ्रॉम सिविलाइजेशन टुवर्ड्स मॉडर्न वर्ल्ड वो बना रहा, उसमें कॉन्टिन्यूटी रही। लेकिन अगर आप देखो तो हमने ये जो फेज़ लिखे हैं इंडस वैली के, आई एम गोइंग अ बिट बैक, हमने लिखा कि बाय 1300 BC इंडस वैली का लेटर फेज भी ख़त्म हो जाता है। मैच्योर फेज तो हटाइए, लेटर फेज भी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से लेके अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे या जो अगला मेन हिस्टोरिकल एलिमेंट हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं वैदिक एज। हम क्या पढ़ते हैं? वैदिक एज। अब वैदिक एज की शुरुआत कहाँ से होती है? वैदिक एज की शुरुआत होती है 1000 रफली सी 1000 BC से। मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में 300 साल का ब्रेकडाउन पीरियड है जिसके बारे में हम अभी इतना कुछ नहीं जानते, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं ये कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुई। और शायद यही वजह थी कि हम उस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। जो इंडस वैली जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको हम आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आ गई 3 सेंचुरीज की। अभी मैं एक नई प्रॉब्लम सुन रहा हूँ जो लोगों में आ रही है। जो छोटे बच्चे हैं अब 2 साल से स्कूल नहीं गए, अब वो स्कूल जाना उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है with the hope that there is nothing like a third wave or a fourth wave coming. So with this optimism the schools have been reopened throughout the country. But मैंने एक चीज़ देखी, जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं या 12 साल से कम उम्र के हैं वो अब हेजिटेंट हो गए हैं स्कूल जाने में। क्यों? क्योंकि उनका एक ब्रेकडाउन पीरियड आ गया। 1 साल उन्होंने बिल्कुल एक अनसोशल, 2 साल 2 साल करीब एक पूरी अनसोशल लाइफ उन्होंने जी है जिसमें उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ अपने घर के लोगों के अलावा किसी और से, बाहर के लोगों से। और वैसे भी बच्चों को क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी कोविड के दौरान, तो हमने भी उन लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं दिया। अब उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि उन बच्चों को जब स्कूल भेजा जा रहा है, जब वो स्कूल जा रहे हैं, देयर वी आर सीइंग कि दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी टू इंटरैक्ट सोशली हैज़ गॉन डाउन। एग्ज़ाम का एक फोबिया हो रहा है, एग्ज़ाम कैसे देंगे। बहुत सी जगह मैंने देखा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर प्रोटेस्ट मार्च हो रहा था कि हम जब हमने साल भर ऑनलाइन पढ़ाई की है तो हम एग्ज़ाम ऑनलाइन ही देंगे, हम ऑफलाइन नहीं देंगे। एक तरीके का क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आ गई कॉलेज जाने में, स्कूल जाने में, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में देखा जा रहा है। तो अब आप ये समझिए कि जब 2 साल की डिसकंटिन्यूटी जो है इतना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आज के टाइम पे, वो भी तब जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जब सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल थी, ऑल्दो ऑन स्क्रीन लेकिन अवेलेबल तो थी। इमेजिन करिए एक 3 सेंचुरीज़ का एक ब्रेकडाउन पीरियड है जिसके बारे में हम ग्रे हैं ऑलमोस्ट, हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं है कि इस दौरान क्या हुआ होगा। So this is one of the another reason कि हम
जिस तरीके से इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया, या जिस तरीके से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया थ्रू टेक्स्ट एंड थ्रू अदर वेज, उस तरीके से इंडस सिविलाइजेशन जो है वो कैरी ऑन नहीं किया जा सका, बिकॉज मेजरली डिसकंटिन्यूटी ऑफ 300 ईयर्स हैज कॉज्ड अ बिग प्रॉब्लम। बट यस, एक चीज़ जो इन चीज़ों को देख के हमें पता चलता है, जो भी हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको देख के पता चलता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, ये नो डाउट जो इनके जो चारों कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, कौन कौन से 4 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन? इजिप्शियन, चाइनीज़ और मेसोपोटामियन। इन तीनों में, मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन को भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लें, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा वास्ट अगर कोई था तो वो ये था। यू कैन सी द एविडेंस, क्योंकि हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कर रहे हैं। अब आपको ग्रेनरीज मिल रही है, हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि हमें ग्रेनरीज मिली। अब ये जो ग्रेनरीज मिली क्या बताती है? यही तो बताती है कि भैया हमारे पास प्रोडक्शन अच्छा था, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, हम इतना उगा रहे थे कि ना सिर्फ हम ट्रेड कर रहे थे, ना सिर्फ हम अपने लिए कल्टीवेट कर रहे थे, बल्कि हम स्टोर करके ट्रेड भी कर रहे थे। मतलब आपको अगर कहीं कोई चीज़ मिल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप कुछ तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही तब है जब देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स थी? अब ट्रेड हो रहा था तो क्रॉप्स भी थी। कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स थी? आप देख सकते हैं, पीज, सिसाम सीड्स, तिल, डेट्स, कॉटन वर ग्रोन इन ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, कोट डिजी, अब ये अर्ली हरप्पन फेज में, लेकिन कोट डिजी कहाँ था? लेट्स सी। ओके, ये रहा मोहनजोदारो के पास, ये वाला। So Code DG represents the phase leading to mature Harappan phase. This is an important statement. This is a possible prelims question, PPQ, जहाँ आपसे मेंस प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इस तरीके का कोई सवाल। By 2600 BCE, the civilization, the Indus Valley civilization which was growing, हमने वो जो ग्राफ बनाया था ना ऐसा वाला, तो ये यहाँ कहीं आप कहोगे इट इज़ 2600 BC। और यहाँ पे क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अपने मैच्योर फेज में एंटर कर जाता है। नाउ द अर्ली एंड हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज सीन, कि जो पहले छोटे सेमी अर्बन, या जैसे आज के टाइम पे हम कहते हैं ना टाउन है, या टियर 1 या टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ हैं, अब ऐसे छोटे सेंटर्स जो हैं वो लार्ज अर्बन सेंटर्स में डेवलप होने लगे। फॉर एग्जांपल हरप्पा, मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में है, लोथल है, धोलावीरा है, या और दूसरे जो हैं राखीगढ़ी है, ये मेजर अर्बन सेंटर्स थे जो उस टाइम पे डेवलप हुए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। हम ट्रेड की बात कर रहे थे। अब ये ट्रेड कैसे ग्रो हुआ, ये रफली the interaction of networks of the Indus tradition, integration era and Harappan phase. So ये mature Harappan phase को ये जो है ये mature Harappan phase को जो है डिपिक्ट कर रहा है। Okay, now you can see major centers. Oh, I'm sorry. Here, मोहनजोदारो, गनवेरी वाला, राखीगढ़ी, हरप्पा, धोलावीरा, इधर लोथल, चनहुदारो, here, अमरी, दिस इज सुक्ता के इंदौर। अब आप यहाँ से देखेंगे, हम कल बात कर रहे थे कि किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। तो एक ओमान की तरफ से ट्रेड हो रहा था, ये ट्रेड इधर से अरेबियन पेनिनसुला से हो रहा था, एक ट्रेड ऐसा जा रहा था, एक ट्रेड लाइन इधर से ऐसी जा रही थी। मीन्स दे वर इंटरैक्टिंग वाया ट्रेड थ्रू ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड। ओके, और यही बताता है कि वो कितने एडवांस होंगे, या वो उनके अंदर उनकी जो कहना चाहिए कि ट्रेड रिलेटेड और कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटी थी वो कितनी ज़्यादा एडवांस थी। बट
as I have repeatedly said that change is the only constant. Like हम आज हैं, हमारा सिविलाइजेशन आज एग्जिस्ट करता है, लेकिन हो सकता है कि आज से 5000 साल बाद हम एग्जिस्ट ना कर रहे हैं, हमारी जगह कोई और सिविलाइजेशन आएगा, और ये होना है। ये आप इसको किसी भी तरीके से जो है मानो या ना मानो वाली चीज़ है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। कि ये जो डिक्लाइन है, हम हो सकता है हम अपने पीक पे हों, हो सकता है हम अपने मैच्योर फेज़ में हों, हो सकता है आने वाले समय हम धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि ये जो हम मैच्योर हड़प्पन फेज़ और ये सारी बात कर रहे हैं, ये 2000 साल का टाइम पीरियड है। अब हमें ये भी नहीं पता कि क्या ये एग्जैक्टली 2000 टाइम का, क्योंकि ये तो उस बेस पे हम बात कर रहे हैं कि जितने हमें एविडेंसेस मिले। हो सकता है एविडेंसेस इससे ज़्यादा के आगे चल के हमें और कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जो इसका एरिया और टाइम पीरियड दोनों को एक्सपैंड कर दे। एक चीज़ तो तय है कि यूनिफॉर्मिटी थी, बट द डिक्लाइन ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 1800 BC to 1700 BC, and by that time most of the cities, most of the urban centers, they were abandoned, और ये श्रिंक होता गया, जैसा कि हमने पहले मैप में देखा था, ये श्रिंक होता गया। एंड बट हम एक चीज़ देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इंडस वैली के, ये हमें आगे चल के जो हमारे डिफरेंट एंशिएंट कल्चर्स हैं, ये और इनके ट्रेसेस हमें कॉन्टीन्यूसली मिलते रहे। फाइन। आर्कियोलॉजिकल इंडिकेट क्या करता है कि लेट हड़प्पन फेज़ यहाँ तक भी हो सकता है, बट एक जो वाइडली एक्सेप्टेबल डेट है लेटर हड़प्पन फेज़ की, दैट इज़ अप टू 1300 BC। लेकिन ये आयरन एज की शुरुआत तक, आयरन एज जो शुरू होती है, डिस्कवरी ऑफ आयरन 1000 BC के आसपास हम कहते हैं कि आयरन एज शुरू होती है, और ये उससे पहले ही जो है देयर वाज अ डिक्लाइन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ यस, सो नाउ वी विल सी, ये हमने एक बार और हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में देख लेते हैं, दैट व्हाट आर द वेरियस साइट्स। ये हमने पहले भी, मैंने आपको कल लास्ट सेशन में भी बताया था, सो दैट्स अ क्विक recap of what we have studied. This is what we have studied in the last class. So अगर आप यहाँ पे देखें, Harappa, who excavated the Dayaram Sani in the year 1921-23, this is situated on the bank of river Ravi. कहाँ है? Montgomery district of Punjab, पाकिस्तान। यहाँ पे important element क्या है? The stone dancing Nataraja and the cemetery 37 which have been excavated here. ये बहुत कुछ बताते हैं, dancing Nataraja भी बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेन करते हैं। फिर मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है कभी ना कभी या तो आ चुका होगा या आने वाला होगा, कि विच ऑफ द सिटीज़ ऑफ और विच ऑफ द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर रेफर्ड टू एज माउंट ऑफ डेड। सो अगेन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंध की तरफ है ये। इंपॉर्टेंट क्या मिला हमें, कल भी हमने देखा था, द ग्रेट बाथ, कॉलेजिएट बिल्डिंग एंड असेंबली हॉल। ये हाँ, फ्रैगमेंट ऑफ वूवन कॉटन जो हमें यहाँ पे मिला, ये बहुत कुछ और बताता है उस वक्त की सोसाइटी और कल्चर के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोटोशिवा, द पशुपति महादेवा, एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, आई थिंक इट वाज इन 2013, कि उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए। पहले स्टेटमेंट में दिया कि the people of Indus Valley, they were religious and predominantly religious, and it was characterized by huge temples and other things. Second statement, they said that they worship both male and female deities. Third statement they gave that there was something related to iron, that they were using iron. So there was only one statement correct. लेकिन यहाँ पे आप देखिए, रिलीजन था, सेक्युलरिज्म था, लेकिन टेम्पल्स या जो एक पॉम्प एंड शो वाली चीज़ होती है वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। रिलीजन बहुत ही प्रीडोमिनेटली रिलीजियस नहीं थे। और पहली चीज़ तो ये पशुपति महादेवा प्रोटोशिवा की भी वर्शिप कर रहे थे, ये गॉडेस अर्थ, मदर अर्थ की भी, मदर नेचर की भी वर्शिप कर रहे थे। ये फैलस की भी जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसकी भी वर्शिप कर रहे थे, फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसकी भी वर्शिप कर रहे थे। मीन्स दे वर वर्शिपिंग बोथ द मेल एंड द फीमेल डाइटीज़। Then we talk about Chanhudaro.
विच इज़ इन पाकिस्तान, ये भी उस तरफ है, अगेन इन दिस इज इन द सिंध। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 3 विच इज़ रिटन इन चनुदारो, दैट इट इज़ द ओनली इंडस साइट विथ नो सिटाडेल। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से शहर के 2 हिस्से थे, एक सिटाडेल था, एक कुछ शहरों में मिडिल टाउन था, डाउन टाउन था, लोअर टाउन था, लेकिन चनहुदारो में हमें किसी तरीके का कोई सिटाडेल अभी तक नहीं मिला है। ब्रॉन्ज फिगराइन जो है बुलक कार्ट के एकाज एंड द स्मॉल पॉट्स सजेस्टिंग अ किंक वेल हैव बीन एक्सकेवेटेड। सो दिस आर ऑल थिंग्स विच, अब क्योंकि इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं, इसके बारे में हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, जिसका मतलब यह है कि हमें एक्सक्यूज मी, कि हमें बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है इंटरप्रिटेशंस पे, और उस जो मैंने आपको कल एक लास्ट सेशन में एक बात बताई थी, दैट प्रेजेंट इज़ द की टू पास्ट, हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है उसके ऊपर। सो ब्रॉन्ज था, तो हमने कहा कि भैया अगर ब्रॉन्ज के फिगराइंस बना रहे थे तो दे वर वेरी मच वेरी मच expert or skilled in the case of metal molding, or they used the lost wax technique molding की वो use कर रहे थे, ध्यान रखिएगा इसको। Then the next site लोथल गुजरात में है, भोगावा रिवर ये याद रखना है। एंड here one thing again, 2 points are important here, 3 and 4 जो आपके एग्जाम के हिसाब से, दिस इज योर पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दैट द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू सिटाडेल एंड द लोअर टाउन एंड अ डॉकयार्ड। यहाँ पे एक डॉकयार्ड था जो विच वाज मेड ऑफ, दिस डॉकयार्ड विच वाज फाउंड इन लोथल वाज मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। दिस डॉकयार्ड विच वाज इन फाउंड इन लोथल, ये किससे बना था? ये बर्न्ट ब्रिक्स से बना था। ये बर्न्ट ब्रिक्स जो है आगे भी देखेंगे हम, और यहाँ ध्यान रखिए कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर सिविलाइजेशंस, बिकॉज जो इजिप्ट में ब्रिक्स मिलती हैं वो बेक्ड ब्रिक्स मिलती हैं और ड्राइड ब्रिक्स मिलती हैं। बर्न्ट ब्रिक्स का जो पक्की ईंटों का कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमें मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोथल से रिलेटेड है, एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एविडेंस ऑफ राइस हैव बीन फाउंड हियर। जनरली हम आगे एग्रीकल्चर देखेंगे, वहाँ पे हम बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप्स देखेंगे। अभी भी हमने पहले कुछ क्रॉप्स देखी जो कि कल्टीवेट हो रही थी, लेकिन ये आपको समझना होगा दैट द मेजर थिंग कि राइस नॉट एट ऑल कल्टिवेटेड, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, और राइस वॉज अ मेजर क्रॉप इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। दोनों एक्सट्रीम्स रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि राइस था लेकिन रेयर था, इट वॉज रेयरली कल्टिवेटेड बट ओनली एट फ्यू प्लेसेस। हमें सब जगह राइस के एलिमेंट, राइस के एविडेंस नहीं मिलते। उसकी वजह भी है क्योंकि राइस को कल्टिवेट करने के लिए जितने पानी की ज़रूरत है वो एटमॉस्फेयर, वो क्लाइमेट जो है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पर नहीं मिलता। Then the black bangles, Kalibangan. This is the point number 3 is important for it. हमने कल भी बात की थी कि सर्कुलर और रेक्टेंगुलर जो ग्रेव्स हैं उसकी बात की थी। Then the evidence of plowed fields, wooden furrows, 7 fire altars, bones of camels, 2 types of burials, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं ये, और ये एक बार UPSC ने पूछा है पहले भी, जब उन्होंने जगह दे दी थी जिसमें लोथल था, बनावली था, हड़प्पा था, चनहुदारो था, ऐसी 4-5-6 प्लेसेस दी थी। और दूसरी साइड जो है वो जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे मिले हैं, जैसे प्लो फील्ड, दिस वन प्लो फील्ड था, वुडन फरो था, फील्ड के एविडेंसेस थे, वुडन प्लो था, डांसिंग गर्ल था, नटराजा था, ऐसे बहुत सारे उन्होंने 4-5 ऑप्शंस इधर दे दिए थे एंड यू हैव टू मैच। सो यू मस्ट नो कहाँ पे क्या चीज़ मिली। देन धोलावीरा, अगेन हमने गुजरात की बात की, और द एविडेंस ऑफ यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। और हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, ये भी पूछ चुका है यूपीएससी, इन चीज़ को भी पूछ चुका है कि हड़प्पन इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला था। हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ मिले हैं? वो धोलावीरा में मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट साइट। उसके अलावा सुरकोटडा, ये भी गुजरात में है, एंड एविडेंस ऑफ हॉर्स। अभी आपको ध्यान रखना है
कि एक स्टेटमेंट, हाँ मैंने आपसे जो एक पहले क्वेश्चन जिक्र किया तो उसमें एक बार ये भी पूछा है दैट द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन दे यूज्ड हॉर्स ड्रिवन वॉर चैरियट्स फॉर वॉरफेयर। गलत है, क्योंकि हॉर्स का प्रीडोमिनेंट यूज नहीं था। एक या दो जगह ही एविडेंस हमें घोड़े के यूजेज के मिलते हैं, और ना किसी भी इंस्क्रिप्शन में भी। हम आगे चल के मैं आपको पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, पिक्चर्स दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एनिमल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि एक बार ये भी पूछा है कौन कौन से एनिमल्स जो है सील्स में यूज़ हुए हैं। ओके, देन बनावली की भी हमने बात की। सो हॉर्स वाली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हॉर्स जो है वो हॉर्स यूजेज तो था, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हॉर्स का यूजेज नहीं था। Now we come to the next important element of Indus Valley civilization, and that is the town planning. अभी टाउन प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि they are famous for their town planning and structures. And this has gained them a distinct position in amongst all the civilizations contemporary to them, and even today if you will, आप में से अगर कोई आर्किटेक्चर पढ़ रहा होगा तो वहाँ पर भी आज भी जो ये इन्होंने सिस्टम्स यूज़ किए, चाहे वो ग्रिड सिस्टम हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, उसका आज भी रेफरेंस यूज़ किया जाता है मॉडर्न अर्बन प्लानिंग में। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यस। सो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे पहले दो शहर मिले और इन्हीं के ग्राउंड्स पे जो है हमने बाकी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की थी। एंड इट हैज़ इट्स ओन सिटाडल एंड सिटाडल और एक्रोपोलिस, मतलब एक ऐसी जगह जो, अब आप देखिए, अगर जगह ऊंची है तो वो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती होगी। आप, अगर मैं आपको थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर की तरफ ले जाऊँ इसी चीज़ को रिलेट करते हुए, आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे जो भी, जैसे राजस्थान में आप किले देखोगे, चाहे जोधपुर का किला देखो, आप कोई भी किला देखो जो पूरे राजपूताना के पार्ट में है, वो किला जो होता है वो हमेशा एक ऊंची जगह पे होता है। जो भी उस लोकेलिटी की ऊंचा स्पॉट होगा वहाँ पे किला होगा। उसके दो सिंबल थे, एक तो वो ये दिखाना चाह रहे थे, जो किला थे, जो राजा थे या जो रूलर थे, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम दूसरों से ऊंचे हैं, क्लास डिस्टिंक्शन वो क्रिएट कर रहे थे। दूसरा वो उनका डिफेंस का पर्पस था कि इजीली जो है वो ना आए। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जब कोई मानव या एंथ्रोपोजेनिक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके, तो रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसीलिए आप नॉर्दर्न इंडिया में आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो मंदिर हैं वो ऊंचाई पर है। वो हम देखते हैं बहुत सारे मंदिर है, कहीं 1000 सीढ़ियों का मंदिर है, कहीं 500 सीढ़ियों का मंदिर है। बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं जो ऊपर हैं, ऊपर की तरफ है, पहाड़ी की तरफ हैं, या छोटे से टीले के ऊपर हैं। ये कॉमन फीचर है, आपको पूरे नॉर्दर्न इंडिया में दिखेगा, ऊंचा है। लेकिन जैसे आप साउथ इंडिया में लार्जली प्लेन है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पर जो है, अब ये कोस्टल रीजन में कहाँ से ऐसा एलिवेशन लाए, इसलिए आप साउथ इंडिया में देखोगे कि जो टेम्पल्स हैं वो हाइटेड है। महाबलीपुरम और मदुरई में देख लीजिए और बाकी जगह देख लीजिए, यू विल फाइंड दैट द टेम्पल्स आर, जगन्नाथपुरी का टेम्पल बहुत ऊंचा है और महाबलीपुरम में टेम्पल जो है वो बहुत ऊंचा है। वो इसलिए क्योंकि ये तब रिलीजन को भी, जिसका डोमिनेंस है, तब रिलीजन का डोमिनेंस है तो उसे ऊपर दिखाना है। जहाँ इंसान का डोमिनेंस है, उसको लगा मुझे अपने लिए किला बनाना है और मैं राजा हूँ, तो उसने जो है अपने जो भी उस जगह का हाईएस्ट या हायर पॉइंट होता था, वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे बनाया ये अपना सिटाडेल बना लीजिए, फोर्ट कह लीजिए। और ऐसा ही एक सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ सिटाडेल था। तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो सिटाडेल था, ये ज़रूर उन लोगों के रहने की जगह होगी जो कि या तो आप कह लीजिए प्रोमिनेंट थे, जो कि या तो रूलर थे। फाइन, मूविंग ऑन। एंड दिस सिटाडेल, अब सिटाडेल के नीचे क्या था, अ लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिक हाउसेज विच वी कैन इन्फर, उसके नीचे डाउन टाउन था, लोअर टाउन था, विच वॉज इनहेबिटेड बाय कॉमन पीपल, विच वॉज इनहेबिटेड बाय कॉमन मैन। मतलब जो, अब आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मतलब दिस इज
हर हिस्ट्री के स्कॉलर का अपना इस पर एक ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन पर्सनल इस पर है कि क्योंकि उस वक्त हमें ये दिखा कि टेम्पल्स वगैरह नहीं है, रिलीजन लेकिन एग्जिस्ट करता था। तो टेम्पल्स नहीं है तो डेफिनेटली ये जो लोग ऊपर सिटाडेल की तरफ रह रहे थे ये इनको कोई ऐसा रिलीजियस कोई पुरोहित या कोई मंदिर या ऐसा कुछ नहीं था। मेरे हिसाब से ये जो लोग ऊपर की तरफ रह रहे थे ये हो सकता है मर्चेंट हों, ट्रेडर्स हों जो कि फ्लरिश्ड प्रॉस्परस हो सकते हैं, ताकि क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेड जो है वो अच्छा ग्रो था, ट्रेड अच्छा ग्रो कर रहा था और अच्छा एक एविडेंस हमें मिलता भी है कि ट्रेड इज़ देयर। वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द सिटीज़, तो ये जो लोअर टाउन में जो सिटीज़ थे, जो घर बने हुए थे, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या थी, दैट दे वर अरेंज्ड इन अ ग्रिड सिस्टम, दैट दे वर अरेंज्ड इन अ ग्रिड सिस्टम like this. तो ये लाइंस आपकी सड़कें हैं, द रोड्स वर बाइफर्केटिंग इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये आपकी रोड्स हैं, इस किनारे सारे घर होते थे ऐसे, ठीक है। और इसी तरीके से ये नाउ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस हरप्पन सिविलाइजेशन, आप यहाँ पे दिस इज विजिबल टू यू। फर्स्ट इज दिस द ड्रेनेज सिस्टम, आप देख सकते हो ये ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से ये ड्रेनेज सिस्टम है, साइड लाइन से भी ड्रेनेज सिस्टम है पूरे शहर का। आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है ये शहर बसे हुए हैं। दिस इज अ पेंटिंग फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सिटी। बट नाउ यू कैन सी द ग्रेनरीज, ये देखिए ये ग्रेनरीज और द स्टोरेज हाउस जो हैं ये बने हुए हैं। ओके, देन द स्ट्रीट्स, दिस आर द स्ट्रीट्स इन हरप्पन सिविलाइजेशन। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये है। टाउन हॉल एंड हाउसेज, तो हाउसेज में हमने एक चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो योर कोर्टयार्ड, अब आप देखो ये घरों में कोर्टयार्ड बना हुआ है, दिख रहा है, ये घर हैं, ये कमरे होंगे और ये डेफिनेटली दिस इज एरियल व्यू, ठीक है, सड़कें हैं ये, दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज़। सो दिस इज़ द स्टोर हाउसेज एंड द ग्रेनरीज इन द टाउन हॉल इन हरप्पा, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल है, नो डाउट। अब when we say that granaries constitute important part in the Harappan cities, it means that yes, agriculture was there. अब जब granaries के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो definitely agriculture production is there, is something which is their important point. उनका एक important occupation था। Yes, ये मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन ये आप फिर से लिखिए, फिर से समझिए, क्योंकि ये एक important point है, UPSC इसको पूछता है। और अब यूपीएससी, आप ये मत सोचिएगा कि यूपीएससी ने पहले पूछ लिया तो यूपीएससी अब नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। सो यू कांट से कि ये पहले आ गया है। आज से 5 साल पहले आप कह सकते थे कि सर पिछले 5-1 साल की रेंज में आ गया तो नहीं आएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो पूछ रहे हैं। नाउ यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स इन हरप्पन सिटीज़, दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आउट हियर, दैट दे आर यूजिंग द बर्न्ट ब्रिक्स। बिकॉज वाई दिस इज़ रिमार्केबल, क्योंकि इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन था वो क्या यूज़ कर रहा था, वो यूज़ कर रहा था ड्राइड ब्रिक्स। इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्या यूज़ कर रहा था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन यूज़ कर रहा था ड्राइड ब्रिक्स। देन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो इज़ वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल एंड यूनिक फीचर ऑफ द माउंट ऑफ द डेड, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी, क्योंकि हमने क्या कहा, गो बैक, जब मैंने आपको सिविलाइजेशन बताया, मैंने आपको यही बताया कि सिविलाइजेशन के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लार्जर एरिया एंड यूनिफॉर्मिटी। और जितने हमें हरप्पन शहर मिले उसमें एक कॉमन चीज़ थी, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन देवर हैविंग a courtyard and a bathroom which was obviously connected to the drainage, and that sub drain was connected to the main drain, and this is how things were going. Okay, in Kalibangan, wells, कुएं, आज भी हम देखते हैं घरों में कुएं होते हैं। तो ये आप कई बार ऐसा एक मैच करने के लिए, एक कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स को कंपेयर करिए मॉडर्न डे सिविलाइजेशन से। सो दिस यू कैन एक्ट ऑन देयर। धोलावीरा और लोथल गुजरात में
द एंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब जैसे अगर ये मान लो सेटलमेंट है सारा, ये आपका मान लो यहाँ पे सिटाडेल है, यहाँ पे आपका मिडिल टाउन है, यहाँ आपका डाउन टाउन है, इसके चारों तरफ एक दीवार है, इसके चारों तरफ एक दीवार है, दिस इज ऑल फोर्टिफाइड। और यहाँ पर भी इन बिटवीन सेक्शंस भी एक दीवार आपको दिखेगी, दैट विद इन द टाउन्स, द सेक्शंस विद इन द टाउन्स वर आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स, दिस इज अनदर थिंग। और हम एक्सक्यूज मी, हम पुराने जब मिडिवल टाउन्स देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो भी किले जो है फोर्टिफाइड थे, उनके अंदर भी किलेबंदी जो थी वो हो रही थी। सो दिस इज लार्जली अबाउट टाउन प्लानिंग। ग्रिड सिस्टम को ध्यान रखना है, ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान रखना है, कोर्टयार्ड है, वेल है, वॉल्ड सिटी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ एज इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू that granaries formed an important part, hence definitely जब एग्रीकल्चर, जब ग्रेनरीज को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था तो एग्रीकल्चर मस्ट हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं, और हो सकता है वो ट्रेडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट हो।